गोपी एक मिडिल क्लास फैमिली की सिंपल सी लड़की थी, जिसकी शादी एक बहुत बड़े घर में होती है। गोपी की सास शाइना उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो अपने बेटे दीपक की शादी अपने बराबरी में अपनी सहेली रुबीना की बेटी से करवाना चाहती थी। लेकिन शाइना का पति नरेश अपनी पत्नी की आदत से अच्छे से वाकिफ था, जिसके चलते उसने अपने बेटे की शादी उसकी सहेली की बेटी के साथ ना करके अपने दोस्त की बेटी गोपी के साथ करवा दी। एक रोज सुबह के समय सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी गोपी वहाँ आती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी, मैंने सबके लिए तो नाश्ता बना दिया है। आप बता दीजिए कि आप क्या खाएंगी नाश्ते में, मैं वही बना दूंगी। ओह माय गॉड, तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओगी? मुझे जो खाना है तुमने कभी उसका नाम भी सुना है क्या? जो बनाओगी जाके अपना काम करो, जो कर सकती हो। मेरे साथ ये संस्कारी बहू का नाटक खेलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कभी बहू से सीधे मुंह बात नहीं कर सकती हो क्या? बेचारी ने तुमसे कुछ गलत तो नहीं पूछा, बस इतना ही पूछा है कि तुम्हें खाने में क्या खाना है। पापा सही कह रहे हैं माँ, ये क्या बात हुई? आप जब देखो गोपी को सुनाती ही रहती हैं। हमेशा एक जैसा ही बिहेवियर रखना ठीक नहीं है। हो गए दोनों बाप बेटे शुरू इसकी तरफदारी करने। मुझे तो पहले ही पता था कि जैसे मैंने इसको कुछ बोला, आप दोनों को पहले ही बुरा लगने लगेगा। हाँ, तो जब तुम बिना बात के नखरे दिखाओगी तो मैं मजबूरन नहीं बोलना पड़ेगा। बहू ने जो पूछा था वो बता देती। अच्छा, आपको लगता है मैंने गलत बोला? तो ठीक है, तुम मेरे लिए फ्राइड एग और फ्रेंच टोस्ट, बेगल एंड क्रीम चीज और अब बस भी करो। बहू ने तुमसे सिर्फ नाश्ता पूछा था, तुम तो पूरा कॉन्टिनेंटल फूड का मेन्यू खोल के बैठ गई। क्यों, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आप सबको पता है कि मैं ये सब ही खाती हूँ। अब आपकी बहू को ये सब नहीं बनाना आता तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। माँ जी, मुझे तो बस सिंपल खाना ही बनाने आता है। ये सब कॉन्टिनेंटल फूड बनाने का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है मुझे। मुझे तो पहले ही पता था ये सब अमीर लोगों का नाश्ता है। तुमने तो कभी इनका नाम भी नहीं सुना होगा। बनाना तो बहुत दूर की बात है। बहू तू जा, हमारे लिए नाश्ता लगा, हम आते हैं। अपनी अमीर सास के नखरे बाद में देखियो। नरेश इतना कहकर अपने बहू बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अपने पति की बात सुनकर शाइना भी गुस्से में बाहर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ गोपी की अमीर सास के नखरे कम होने की जगह बढ़ते जा रहे थे, जिनसे सिर्फ वही नहीं बल्कि सभी घर वाले परेशान हो गए थे। एक रोज उसकी माँ माला का कॉल आता है और वो कहती है, बेटी कैसी है तू? ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आपने ऐसे अचानक कैसे कॉल किया? सब ठीक है ना घर पर? हाँ बेटी, यहाँ तो सब ठीक ही है। मुझे बस तेरी ही चिंता लगी रहती है कि तू अपने सास के साथ कैसे निभा रही होगी। माँ आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और कोई बात हो तो बताओ। बेटी वैसे तो मैंने फोन तेरे ससुराल वालों को दावत पर बुलाने के लिए किया था। शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि कुछ ठीक से नहीं हो पाया। अगर तेरे ससुराल वाले आ जाते तो अच्छा होता। अब माँ को कैसे बताऊं कि माँ जी मुझे ही नहीं पसंद करती तो मेरे मायके जाना कैसे पसंद करेंगी? क्या हुआ बेटी, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कोई परेशानी है? नहीं माँ, परेशानी कैसी। मैं तो बस दीपक जी की छुट्टी के बारे में सोच रही थी। जल्दी मिलती नहीं है ना उन्हें छुट्टी। कोई बात नहीं बेटी, तो अपने ससुराल वाले से शाम को बात कर लियो फोन पर और मुझे बता दियो। मैं वैसे ही तैयारी कर लूंगी। माला इतना कहकर कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गोपी अपनी माँ की बात सुनकर परेशान हो जाती है और दुविधा में फंसी होती है। मना करती है तो उसकी माँ को बुरा लगेगा। सास से पूछने पर वो कभी हाँ नहीं करेगी। वो हॉल में बैठकर ये सब सोच रही थी। तभी उसकी सास शाइना अपने कमरे से नीचे आती है और बिखरा हुआ घर देखकर गोपी से कहती है, बहू तो ये क्या कर रही है? पूरा घर फैलाकर आराम से सोफे पर बैठकर आराम फरमा रही है। क्या बात है? माँ जी को बताना ठीक होगा? पूछू क्या? शायद हाँ कर दे। एक बार कहने में क्या जाता है। हाँ बोलेंगी तो भी ठीक है, ना बोलेंगी तो भी ठीक है। माँ जी, मेरी माँ का फोन आया था। उन्होंने आप सभी लोगों को दावत पर बुलाया है। यू मीन टू से पार्टी, वो भी तुम्हारे घर? माँ जी चलिए ना, मना मत करिए वरना माँ को बहुत बुरा लगेगा। वैसे मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपनी बहू को उसके मायके और ससुराल के बीच अंतर समझाने के लिए कि ये लोग हमारे पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हैं। अच्छा ठीक है, अपनी माँ को कॉल करके बोल दे कि हम आ रहे हैं। अपनी सास की नियत से अनजान गोपी अपनी सास की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है।
और अपनी माँ को कॉल करके हाँ कर देती है। कुछ समय बाद गोपी अपने ससुराल वालों को लेकर अपने मायके जाती है, जहाँ पहुँचकर उसकी सास कहती है, बहू थोड़ा एसी ऑन कर दो, बहुत दूर से आए हैं, बहुत गर्मी हो रही है। और हाँ, मेरे लिए कैंड जूस ले आना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या बकवास करे जा रही हो? अगर यहाँ अपना अमीरपना नहीं दिखाओगी तो छोटी नहीं हो जाओगी तुम। पापा सही कह रहे हैं, सब जानकर अनजान मत बनो आप। अरे अब मैंने क्या कर दिया? अब मुझे एसी में रहने की आदत है तो निकल गया मुंह से। अब आपकी बहू के मायके वाले गरीब हैं तो क्या मैं अपने शौक कम करो या ना करो, लेकिन ये अमीरों के नखरे दिखाना बंद करो। फाइन, आप लोग मेरे लिए कुछ मत लाइए। वैसे भी मेरी पसंद का यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ समय बाद सभी लोग खाना खाने के लिए जमीन पर बैठने लगते हैं। तभी शाइना फिर से कहती है, नो सॉरी, मुझे जमीन पर बैठकर खाने की आदत नहीं है। मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। हाँ तो ठीक है, मत खाओ, लेकिन अपना मुंह बंद करके रखो। इनके पास ठीक से खिलाने के लिए क्या, राइस भी इनके राशन का ही है। और मुझे बासमती राइस खाने की आदत है, क्योंकि ये राशन का हार्ड राइस मुझसे डाइजेस्ट नहीं होता। पापा, माँ का कुछ नहीं हो सकता। इनके अमीरों के नखरे खत्म नहीं होंगे। बेवजह गोपी और उनके घर वालों की इंसल्ट हो रही है बस। बात तो तू सही कह रहा है बेटा, जल्दी खा के निकलते हैं, इसका मुंह नहीं बंद होने वाला। बेटी, तेरी अमीर सास तो कितने नखरे वाली है, तो इसके साथ कैसे रहती है? जब ये मेरे घर में आकर इतने नखरे दिखा रही है तो अपने घर में कितने दिखाती होगी। माँ आप चुप हो जाइए, और माँ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। रहने दो बहू, तुम्हारी माँ की बातों से पेट भर गया। अब तुम चल रही हो हमारे साथ या हम लोग जाएं? जाएंगे, लेकिन खाकर। और समदन जी ने बिल्कुल सही बोला। कुछ समय बाद गोपी को छोड़कर सभी घर वाले वापस आ जाते हैं, जिसके बाद नरेश शाइना को अपनी बहू के मायके में उसके अमीरी के नखरे दिखाने के चलते बहुत सुनाता है और वो घर जाकर अपनी बहू से अपने गलत स्वभाव की माफी मांगती है। साथ ही अमीरी गरीबी का फर्क भुलाकर अपनी बहू को दिल से अपनाती है। भावना रोड पर खड़ी होकर भीख मांग रही थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दे, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ। भावना सभी से भीख मांग रही थी, लेकिन उसको कोई भी कुछ खाने को या पैसे नहीं दे रहा था। ये देख कि उसको कोई कुछ नहीं दे रहा था तो वो खुद से कहती है, आज तो मुझे कोई भीख भी नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ? आज अगर मैं खाली हाथ गई तो बाबा मुझे छोड़ेंगे नहीं। बेचारी भावना अब एक बार फिर भीख मांगने लगती है कि तभी वो एक कार से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। कार वाला अमीर आदमी बाहर निकलता है और उसको देख तुरंत अपनी कार से पानी निकालता है और भावना के चेहरे पर गिरता है। थोड़ी ही देर बाद भावना को होश आ जाता है। उसको होश में देख वो आदमी बोलता है, अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या, जो मेरी कार के सामने आ रही हो? अरे मरना ही है तो कहीं और जाके मरो ना। साहब मुझे मरना नहीं है, अगर मैं मर गई तो मेरे बाबा की देखभाल कौन करेगा? हाँ तो फिर कार के सामने क्यों आई? साहब मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे चक्कर आ गए। उसकी बात सुनकर उस आदमी को उस पर तरस आ जाता है और वो अपने पॉकेट से 500 रुपए निकाल कर दे देता है और उससे कहता है, ये रख लो और पेट भरकर खाना, साथ ही अपने बाबा के लिए भी ले जाना। ठीक है साहब। इस तरह अब वो आदमी वहाँ से चला जाता है और उन पैसों को देख भावना खुद से कहती है, इन पैसों से अगर मैं कुछ खा लूं तो वैसे भी बाबा को क्या ही पता चलेगा मुझे कितने पैसे मिले हैं। हाँ ऐसा ही करती हूँ, कुछ खा ही लेती हूँ। इस तरह अब भावना ढाबे पर जाती है, लेकिन ढाबे पर खाना महंगा देख वो कुछ नहीं खाती और अपने घर की तरफ निकलने लगती है कि तभी उसकी नजर एक समोसे वाले पर पड़ती है और वो उस समोसे वाले के पास जाकर उससे बोलती है, अरे भैया ये समोसे कैसे दिए? अब तुम भिखमंगे भी यहाँ पर समोसे खाने आओगे क्या? भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम भिखारी लोग समोसे नहीं खा सकते क्या? नहीं, तुम भिखारियों के लिए मेरे ठेले पर कोई समोसे नहीं है। मुंह उठाकर आ जाते हैं फ्री में खाने के लिए, जैसे कि मैं खैरात में बांट रहा हूँ। इस तरह अब भावना समोसे नहीं खाती और घर जाने लगती है। घर जाते जाते वो खुद से बोलती है, इन लोगों ने खुद को समझ क्या रखा है कि हम लोग कुछ खरीद नहीं सकते? इसको तो मैं दिखाऊंगी, एक न एक दिन ऐसा जरूर कुछ करूंगी जिससे सबकी जुबान पर मेरा ही नाम होगा। अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, और अगर मैं सारे पैसे बाबा को दे दूंगी तो पैसे कैसे बचाऊंगी? आइडिया, मैं कुछ पैसे रख लेती हूँ और फिर जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तब मैं खुद के पकौड़े की दुकान खोलूंगी। ये समोसे चाउमीन तो सब रखते हैं, मैं पकौड़े की दुकान खोलूंगी। इस तरह अब भावना सोचते सोचते घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका पिता राघव शराब के नशे में नीचे गिरे हुए थे। ये देख तुरंत भावना आती है और अपने पिता को उठाकर खाट पर बैठा देती है,
लेकिन उसका बेशर्म बाप नशे की हालत में उसे कहता है, अरे दूर रह मुझसे, मनहूस है तू मेरे लिए। पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी ये बात सुनते ही राघव उसको एक लात मारता है। बाप की लात पड़ने से भावना जाकर दूर गिर जाती है। उसको गिरता हुआ देख राघव कहता है, हाँ यही तेरी औकात है, समझे? अब मुझे पिताजी मत बोल दियो। और पैसे दे, कितने मिले तुझे? पिताजी मुझे ज्यादा पैसे तो नहीं मिले, लेकिन 200 मिले हैं। क्या बोली तू? 200 रुपए? अरे इतने में तो मेरा पौवा भी नहीं आएगा। पर पिताजी मुझे इतने ही मिले हैं। चल चल दे अब वो 200 रुपए और दफा हो जाए यहाँ से। इस तरह अब वो उसे पैसे छीन लेता है। बेचारी भावना रोते हुए सो जाती है और ऐसे ही अब सुबह हो जाती है। लेकिन सुबह भावना की आंखें नहीं खुलती हैं। तभी वहाँ पर राघव आता है और उसको बोलता है, आज उठना नहीं है क्या तेरे को? उठ जा मनोज और जाकर भीख मांग। भावना अब उठती है और भीख मांगने चली जाती है। ऐसे ही अब भावना भीख मांगती है और जो पैसे उसको मिलते उसमें से वो आधे पैसों को रख लेती और आधे अपने पापा को दे देती। ऐसे ही अब कुछ समय पैसों को वो जुटा लेती है और एक पकौड़े की दुकान खोल लेती है और ऊपर वाले की कृपा से उसकी दुकान काफी चल भी जाती है। उसके पकौड़ों की दुकान पर काफी भीड़ होने लगी क्योंकि उसके पकौड़े सस्ते और अच्छे थे, इसलिए अब ज्यादा से ज्यादा लोग उसके पकौड़ों को खाना पसंद करते थे। ऐसे ही उसकी बिक्री अब अच्छी होने लगी और वो अपने पिता को भी कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। वो अपने पिता की हर डिमांड पूरी करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी दुकान पर एक अमीर लड़का आता है और उसके पकौड़े का दाम पूछता है। ये पकोड़े कैसे दिए? साहब अपना एक ही उसूल है, न मोल न भाव। भावना का एक ही रेट है, 20 के 4। उसकी ये बात सुनते ही मानो उस लड़के के दिल में उसके लिए घंटियां बज जाती हैं और वो मुस्कुराते हुए कहता है, 40 के देना फिर तो। अब भावना उसको पकौड़े दे देती है, जिसके बाद वो लड़का पकौड़े खाते हुए कहता है, वैसे मेरा नाम रवि है, आपका नाम क्या है? तुम पकौड़े खाने आए हो या नाम पूछने? अरे मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। खैर मत बताओ। मैं सोच रहा था कि कल को अगर मैं किसी के सामने तुम्हारी पकौड़ों की तारीफ करूंगा तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि पकोड़े वाली की पकोड़े है। अच्छा जी, वैसे बातें अच्छी करते हो तुम। मैं तो हूँ ही अच्छा। अब अपना नाम भी बता दो। भावना, भावना नाम है मेरा। इस तरह अब वो पकोड़े खाकर चले जाता है और अब वो आए दिन भावना की दुकान पर आता और पकोड़े खाने के बहाने उससे बातें करता। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं और उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर क्या था, उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई उनको पता ही नहीं चला। ऐसे ही एक दिन शाम को भावना अपने घर जाती है, जहां उसको उसके घर एक लंबी चौड़ी कार खड़ी दिखाई देती है। वो अंदर जाती कि तभी वो खिड़की से छुपकर देखती है। अजय साहब, अभी आपकी हुई। आपने तो इतने पैसे देकर मुझे माला माल कर दिया। अरे आप बस देखते जाओ, आपकी बेटी एक बार मेरे घर तो आए, उसके बाद तो मैं आपको पैसे से लाद दूंगा। लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या? वे आपकी बेटी है और आप अपनी बेटी को मेरे हाथ क्यों बेच रहे हो? वो मेरी बेटी नहीं है। मीना से मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी कहीं और हो गई। अफसोस की बात है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया और मैं मीना से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने उसको अपना लिया। लेकिन मीना के पेट में ये थी और जैसे ये पैदा हुई मेरी मीना चली गई। ये मनहूस है मेरे लिए। ये सच सुनकर भावना के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब सुनने के बाद भावना खुद से कहती है, इसका मतलब मैं पिताजी की बेटी नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं पिताजी से बहुत दूर चली जाऊंगी और पिताजी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर भावना एक दुकान में जाती है और पेन पेपर लेकर एक लेटर लिखती है और उस लेटर में कुछ पैसे बंद करके अपने पिता के दरवाजे पर रख देती है और चली जाती है। कुछ समय बाद जब वो अमीर आदमी जाता है तब उसके पिता की नजर रखे हुए उस लेटर पर जाती है। वो उसको उठाता है और जैसे ही लेटर खोलता है वैसे ही कुछ पैसे गिरते हैं और उस लेटर में लिखा था, पिताजी मैं आपकी भावना, मुझे सच पता चल गया है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। फिर भी आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। इतना कर्ज मैं आपका कभी नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन आपने मुझे कभी पिता का प्यार नहीं दिया। मैं सोचती थी कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, आप उस गलती को माफ करके मुझे कभी न कभी गले लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने कभी मुझे गले नहीं लगाया, उल्टा मुझे चंद पैसों के लिए किसी के हाथों बेच दिया। पिताजी
अगर मेरी जगह आपकी खुद की बेटी होती तो क्या आप तब भी ऐसी करते? खैर, मुझे अभी भी आपसे कोई शिकवा नहीं है। जिस पैसे के लिए आपने मुझे बेचा है, आपको बता दूं, मैंने आपके नाम पर एक पकौड़े की दुकान खोली है। वो दुकान बहुत अच्छी चलती है, इसलिए उसको आपको चलाना है। मैं आपसे और इस गांव से बहुत दूर जा रही हूँ। और हाँ, ये जो आपने पैसे लिए हैं, वो पैसे उस अमीर आदमी को दे दो, क्योंकि शायद अब मैं कभी वापस ना आऊँ। और ये कुछ पैसे मैं आपको देकर जा रही हूँ, आपकी पराई बेटी भावना। ये लेटर पढ़कर अब राघव को बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। राघव उस लेटर को लेकर नीचे बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है।